हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोस्टली स्टडी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th केस इस सीरीज का इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इसका 12th केस है वो है डीसी वाधवा वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे डीसी ये डिप्यूटी कमिश्नर नहीं है, ये इनके नाम में है डीसी। ओके, 1986 का केस है और ये रिलेटेड था रिपीटेड रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करने के लिए, ये उससे रिलेटेड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जल्दी से शुरू करते हैं। तो इसका अगर बैकग्राउंड देखें हम इस केस का, डीसी वधवा वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, जो कि ऑर्डिनेंसेस से रिलेटेड है। गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। ओके, तो इसका बैकग्राउंड ये था कि जो बिहार गवर्नमेंट के गवर्नर थे, उन्होंने 1967 से लेकर 1981 में मोर देन 256 से भी ज्यादा ऑर्डिनेंसेज पास किए, जो कि बहुत ही ज्यादा है नंबर में। क्योंकि जो गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस पास करने की ये पावर है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन की पावर है और ये जनरल सिचुएशन में यूज नहीं की जानी चाहिए। और इन 256 में से कुछ ऑर्डिनेंसेस तो ऐसे भी थे जो यहाँ तक कि 14 साल तक बार बार उनको रीप्रोमulgate करके उनको बचाया रखा गया। ओके, कुछ तो 14 साल तक, अब आप समझ जाइए। और एक बार ऑर्डिनेंस जो किया जाता है वो केवल 6 वीक्स तक लागू होता है। जब स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा आ जाती है, बैठ जाती है, उसके 6 वीक्स तक ही वो ऑर्डिनेंस वैलिड होता है। उसके बाद या तो उसे रीप्रोमulgate किया जाना चाहिए या फिर उसे एक्ट बनाना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। और ये जो पावर्स हैं वो आर्टिकल 123 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देते हैं, और जो आर्टिकल 213 है 213, वो गवर्नर ऑफ द स्टेट को पावर देते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, जब लेजिस्लेचर नहीं हो, काम में नहीं हो, सेशन में नहीं हो, उस वक्त वो अपनी पावर को यूज कर सकें और अपनी लेजिस्लेटिव पावर को यूज कर सकें। ओके, अगर आप आर्टिकल 123 और 213 को अगर हम एक बार देखें, डिस्कस करें इनके बारे में, तो ये देखिए आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है कि इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, किसी भी सिचुएशन, किसी भी टाइम पर प्रेसिडेंट प्रोमulgate कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, केवल एक टाइम को छोड़कर, और वो है जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सेशन में है। उस वक्त कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोमulgate नहीं हो सकता। इसके अलावा हर एक सिचुएशन में हो सकता है। और कब हो सकता है? व्हेन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस डू एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम। इट मीन्स ऐसी सर्कमस्टेंसेस होनी चाहिए, हालांकि इन सर्कमस्टेंसेस को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी हो, तभी वो प्रेसिडेंट प्रोमulgate कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। और जो ऑर्डिनेंस होता है उनका सेम पावर होगी, सेम इफेक्ट होगा जो कि एक पार्लियामेंट के एक्ट का होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं अगर उनको पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया तो। और जब जब भी दोनों हाउस सेशन में आएंगे, उसके 6 वीक्स तक उसे एक्ट बनाना जरूरी होता है, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है। 6 वीक्स इट मीन्स नियरली 1.5 मंथ्स, 1.5 महीने के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाना होता है। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 213। इसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी तो प्रेसिडेंट से ही बिल्कुल सेम सिमिलर पावर्स है। देखिए, इफ एट एनी टाइम, ये तो सही है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इज इन सेशन, जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो तो गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस अफेक्ट में ला सकते हैं। ये तो सेम है कि सर्कमस्टांसेस डू शुड एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि
उन्हें प्रेसिडेंट से भी इंस्ट्रक्शंस लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी उन ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करने के लिए। इनमें तीन केसेस हैं। अगर बिल होता, मान लीजिए वो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बिल आता और उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस होते that have required the previous sanction of the president for the introduction। कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनको इंट्रोडक्शन करने से पहले प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी होती है, जैसे कि मनी बिल। तो उनको प्रोमुलगेट करने के लिए भी गवर्नर को प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी होगी। या फिर कुछ ऐसे बिल्स जिनको उन गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्व रखा हो, अगर वो मान लीजिए बिल होता और उनके पास आता और वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखते, तो उनको ऑर्डिनेंस पास करते वक्त भी प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी होगी, इंस्ट्रक्शंस लेनी होगी। या फिर कोई ऐसा एक्ट है विच कंटेन्स द प्रोविजंस, जो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर वो प्रोविजंस प्रेसिडेंट से की अनुमति के बिना पास किए जाते तो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते, would have been invalid unless having been reserved for the consideration of president। It means अगर वो मान लीजिए बिल होता तो वो अगर प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी जरूरी थी तो उस ऑर्डिनेंस में भी प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी जरूरी है। तो आई होप दोनों आर्टिकल समझ में आए होंगे। अब इससे आगे देखते हैं। जो ये DC वाधवा थे, ये थे एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, एक पुणे के कॉलेज के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे। उन्होंने इस प्रैक्टिस को चैलेंज किया। उन्होंने इन जनरल चैलेंज किया था, इट मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया था। जो ये रीप्रोमुलगेशन की जो प्रैक्टिस थी इसको चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। ओके। और जब ये पिटीशन फाइल की गई थी और ये पेंडिंग थी, उस वक्त बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्डिनेंसेज को लॉज में बदल दिया था और बहुत सारे बिल पेंडिंग थे लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में, ताकि वो कोर्ट में कह सके कि उन्होंने अपने ऑर्डिनेंसेज को एक्ट में बदल दिया है। अब अगर हम देखें आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए दोनों तरफ से, तो जो पिटिशनर थे दैट इज DC वाधवा थे, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से लेजिस्लेटिव पावर्स को अपने हाथों में नहीं ले सकती है। ये उन्होंने कहा था पिटिशनर्स ने, दैट इज DC वाधवा एंड द अदर्स। जबकि रेस्पोंडेंट जो कि बिहार गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा द पिटिशनर्स आर आउटसाइडर्स। उन्होंने कहा कि ये जो DC वाधवा है ये बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है, किसी भी ऑर्डिनेंस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उनका कोई कानूनन इंटरेस्ट नहीं है। वो किसी भी इंटरेस्ट से इस पावर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मात्र सरकार के काम को रोकने के लिए चैलेंज कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा, जो कि एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम की चीज भी होती है। ओके। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो था द क्वेश्चन रेज्ड बिफोर द कोर्ट इज एकेडमिक इन नेचर एंड शुड नॉट बी एडजुडिकेटेड अपॉन बाय कोर्ट। बिहार गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो क्वेश्चन है ये केवल एक उनके लिए होता है जो पढ़ाई कर रहे हैं, एकेडमिक से रिलेटेड है। इट मीन्स इसको इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए इस क्वेश्चन को नहीं लिया जाए, ये बिहार गवर्नमेंट ने कहा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट था वो उन्होंने कहा कि कोर्ट के पास पावर ही नहीं है कि वो उन कंडीशंस को एग्जामाइन कर सके जिस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए गवर्नर ने ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट किया है। इट मीन्स उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने के लिए क्या सिचुएशन पैदा हुई थी, उन सिचुएशन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में। ये थर्ड था। हालांकि इस थर्ड पॉइंट को कोर्ट ने सही डिक्लेयर किया था, वो बाद में देखेंगे हम। ओके। अब देखते हैं इसमें मेन क्वेश्चंस क्या है, लीगल इश्यूज क्या इन्वॉल्व है। तो पहला तो यह है कि आर्टिकल 213 का स्कोप कितना है। डज इट अलाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअस रिप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, जो कि बिहार गवर्नमेंट कर रही थी, 14 साल तक एक ऑर्डिनेंस को बचाए रख रही थी। और इसके बाद क्या गवर्नर के पास पावर है बार बार रिप्रोमुलगेट करने की ऑर्डिनेंसेस को, बिना किसी एक्ट में बदले। ओके। तो ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था
whether excessive and colorable use of this power is violative of the constitutional scheme। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 213 जिसके अंदर इमरजेंसी सिचुएशंस में गवर्नर के पास पावर दी गई है और उसको एक्सेसिव और कलरेबल बहुत ही टाइम पर यूज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है? ये क्वेश्चंस अराइज हुए। इसके बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, प्राइमरी लॉ मेकिंग अथॉरिटी, वो है लेजिस्लेचर और ना कि एग्जीक्यूटिव। और आपको बता दें कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं ये एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। एंड द पावर कन्फर्ड टू द गवर्नर इज इन नेचर ऑफ इमरजेंसी पावर। जो ये गवर्नर के पास पावर है वो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है, ना कि किसी भी जनरल सिचुएशन में। मान लीजिए कभी भी लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो आपने एक कानून पास कर दिया, और जब लेजिस्लेचर सेशन में आती है तो कोई कानून ही पास नहीं हो, वो खाली बैठी हुई है। तो इट मीन्स लेजिस्लेटिव पावर्स सारी एग्जीक्यूटिव के पास आ गई है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि गवर्नर कैन नॉट एज्यूम द लेजिस्लेटिव पावर बाय क्रॉसिंग लिमिट्स लेड आउट। जो गवर्नर है वो पूरी तरह से लेजिस्लेटिव पावर को एज्यूम नहीं कर सकते। हाँ, कभी इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन अपनी लिमिट क्रॉस करके 14 साल तक एक ही कानून को बनाए रखे ऑर्डिनेंस की मदद से, ये सही नहीं है। इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो रिपीटेड रीप्रोमुलगेशन है, बार बार एक ही ऑर्डिनेंस को रीप्रोमुलगेट करना, वो इम्प्रॉपर है और इनवैलिड है। उन्होंने इनवैलिड डिक्लेयर किया। हालांकि हम बाद में देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस भी दी थी कि गवर्नर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में रीप्रोमुलगेट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि ये पावर केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही यूज की जानी चाहिए, व्हेन इट इज नेसेसरी टू बी यूज, ओके, और ना कि पॉलिटिकल एंड्स को सर्व करने के। कि जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट के साथ ऐसा केस नहीं होता है। उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि दो इट कैन नॉट एग्जामाइन द क्वेश्चन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर इन इश्यूइंग। उन्होंने कहा कि जो गवर्नर ने जो ऑर्डिनेंस इशू किया है वो किस कारण को देखते हुए किया है, इस कारण को एग्जामाइन नहीं करता कोर्ट, नहीं किया जा सकता, जो कि उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में भी कहा था। ये देखिए, द कोर्ट इज नॉट एंटाइटल्ड टू एग्जामाइन द कंडीशंस प्रीसेडेंट। इट मीन्स इस थर्ड पॉइंट को सही डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फिर भी जो रीप्रोमुलगेशन की प्रैक्टिस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर किया है। कुछ हम एक्सेप्शंस भी देखेंगे। अब कंसिक्वेंसेस देखिए। द जजमेंट पुट अ चेक ऑन द रीप्रोमुलगेशन। इस जजमेंट ने ऑर्डिनेंसेस के रीप्रोमुलगेशन पर एक चेक, इट मीन्स कुछ बाधा डाली कि इतने रीप्रोमुलगेशन नहीं होने चाहिए। और इसके बाद इस जजमेंट को पास करके सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर बैलेंस स्थापित किया। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी और लेजिस्लेचर अपना काम करेगी। एग्जीक्यूटिव विल नॉट टेक अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, ओके। हालांकि इस जजमेंट के बाद भी बहुत सी सरकारों ने बहुत सारी बार ऑर्डिनेंसेज को प्रोमुलगेट किया है, रीप्रोमुलगेट किया है, क्योंकि इस जजमेंट में कुछ एक्सेप्शंस हैं। दिस जजमेंट डिड प्रोवाइड सम एक्सेप्शंस। जैसे कि देखिए, सरकार किसी भी ऑर्डिनेंस को रीप्रोमुलगेट कर सकती है अगर सिचुएशन ऐसी हो कि लेजिस्लेचर हैज टू मच ऑफ बिजनेस। इट मीन्स अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर है या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजनेस है, उनके पास बहुत ज़्यादा काम है, उस टाइम पे गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर सकते हैं। इस एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी ओपिनियन दी कि ये जो जजमेंट है इसने प्रोहिबिट नहीं किया, इसने रीप्रोमुलगेशन को रोका नहीं है, हालांकि बढ़ावा दिया है। ये कहकर कि आप रीप्रोमुलगेट कर लीजिए और आप पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो सेशंस होते हैं उनको छोटा कीजिए, उनमें कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेप्शन है कि लेजिस्लेचर हैज टू मच ऑफ बिजनेस एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि वो गवर्नर कभी भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजनेस था लेजिस्लेचर का, इसलिए उन्होंने ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट एंड रीप्रोमुलगेट कर दिया। तो ये कंसिक्वेंसेज हैं।
हालांकि ये जजमेंट बहुत बार यूज की जाती है और ये जजमेंट एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट साबित हुई है। तो आई होप आप लोगों को डीसी वधवा जजमेंट के बारे में पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।